सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। वफाकी हुकूमत को जुलाई से दिसंबर टैक्स हदफ में 385 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR को मुतबादिल प्लान से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने की हिदायत कर दी है। FBR के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया गया है। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स और दीगर शिपमेंट फौरी क्लियर की जाएगी। फौरी शिपमेंट की क्लियरेंस से टैक्स और ड्यूटी में इजाफा होगा। जो ऑल्टरनेटिव प्लान है उसके तहत स्मगल्ड सामान की फौरी नीलामी के लिए हंगामी इकदाम किए जाएंगे और टैक्स चोरों के खिलाफ इन्फोर्समेंट सलाहियत में बेहतरी की जाएगी। प्लान के मुताबिक अंडर टैक्स से टैक्स वसूली बेहतर बनाई जाएगी। टैक्सों से मुतालिक अदालतों में केसेस को जल्द क्लियर किया जाएगा। खबरों के मुताबिक IMF वफ्द की आमद से कबल इन तमाम इकदाम पर पेशरफ्त की जाएगी। जनवरी में FBR को तकरीबन 960 अरब का टैक्स हदफ हासिल करना होगा। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुतबादिल प्लान पर मार्च तक अमल दरामद मुकम्मल करना होगा। इस तमाम सूरत हाल में सवाल यह है कि FBR किस तरह से इस शॉर्टफॉल को कवर कर सकता है और रवायती तरीकों से टैक्स को बढ़ाया जाएगा। साथ ही एक और मामला यह है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने FBR को 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी है। अरबों रुपए की 1000 गाड़ियां खरीदने के फैसले पर कमेटी अरकान ने FBR हुकाम पर बरहमी का इज़हार किया, जबकि FBR हुकाम ने कहा है कि हम इन 1010 गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर कर चुके हैं। इस मामले पर अब होगा क्या आगे, और इस पर हम देख रहे हैं काफ़ी रिएक्शन भी आ रहा है हुकूमती हलकों से भी। साथ ही साथ ये जो शॉर्टफॉल है इसको कैसे कवर किया जाएगा, अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, क्या हम मिनी बजट की जानिब जाएंगे, ये साथ तमाम डिस्कशन इस पर हम करेंगे। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार। इनके साथ साथ चौधरी अकमल साहब माहिर मईशत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। चौधरी साहब आपकी जानिब आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो अब हदफ है 960 अरब का टैक्स का जनवरी के लिए, एक तो इसको आप समझते हैं कि हम पूरा कर लेंगे जो अभी करंटली जो मामला चल रहे हैं उसको देखते हुए? साथ ही साथ ये जो शॉर्टफॉल है इसको कवर करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? मिनी बजट ही एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया। 288 अरब का जो शॉर्टफॉल है तकरीबन दिसंबर तक, जो अभी तक फिगर्स हमारे पास आए हैं FBR के हवाले से, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतना बड़ा शॉर्टफॉल है जिसकी वजह से IMF बहुत ज़्यादा फोकस करेगा कि आप मिनी बजट लगाएं। तो मुझे मिनी बजट तो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वजह उसकी ये है कि एक तो ये अमाउंट 13,000 अरब रुपए की जो टैक्स कलेक्शन टोटल करनी है टिल जून 2025 जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, तो उसमें तकरीबन अगर 50% हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं तो उसमें ये 282 अरब इज नॉट अ बिग डील। तो इसका इतना कोई हमें मेरे ख्याल में IMF की तरफ से भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हाँ, जहाँ तक इस्लाहात की बात है, FBR में नो डाउट के इस्लाहात करनी चाहिए, टैक्स एविजन को रोकना चाहिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, जो इंटरेक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन आपस में है उसको कम से कम करके कोशिश करनी चाहिए कि थ्रू सॉफ्टवेयर जो है वो चीजें इनिशिएट हों FBR के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे इस तरह के मेजर्स हैं कि जिनकी वजह से FBR का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड कस्टम की साइड के ऊपर भी जो गाड़ियों का स्टॉक, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि वो उसको डिस्पोज ऑफ करें, तो उससे ये अमाउंट जो है वो अचीव हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो बड़ी पॉजिटिव मैं आपको बताऊं। जी यानी इस सिलसिले में आप ये कह रहे हैं कि इतनी मुश्किलात नहीं है, ये अचीव किया जा सकता है? नहीं, इसमें ना सिर्फ ये कि अचीव किया जा सकता है, बल्कि दूसरी तरफ जो एक और फायदा जो हुकूमत को है ना, देखिए इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट जो नीचे आया है, जो साल के शुरू में तकरीबन 22-23% था, एंड नाउ इट इज 13%, और अगले हफ्ते मजीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1% के करीब मजीद ये नीचे आएगा। तो उसकी वजह से हुकूमत ने जो सूद अदा करना था उसमें हुकूमत को तकरीबन 1300 अरब रुपए का फायदा हो चुका है। यानी हुकूमती सूद का जो अखराजात थे उसमें कमी हो चुकी है। यानी अगर एक तरफ अगर 282 अरब रुपए का आप देखें कि टैक्स में शॉर्टफॉल आ रहा है, तो दूसरी तरफ वो जो हुकूमत का खर्चा था 1300 अरब रुपए का,
वो भी कम हो चुका है। तो इस वजह से IMF इतना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। हाँ, हमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, अपने आप को यूनिफॉर्म पॉलिसीज करने के लिए, चीज़ों को जो जो मिसमैनेजमेंट हो रही है उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो इस्लाहात करनी चाहिए, वो तो नीड ऑफ द डे है। उनको तो मेरे ख्याल में जारी रहना ही चाहिए। ठीक है एहतशाम साहब, इसके साथ साथ ये ऐड ऑन कीजिएगा, एक तो ये जो कहा जा रहा है कि पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स हैं, दीगर शिपमेंट्स, ये जो अल्टरनेट प्लान दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि मिनी बजट से बचा जा सके, ये काम कर जाएगा, कारगर साबित होगा? और दूसरी चीज़ ये कि जो ये गाड़ियों वाला मामला है FBR का, ये कह रहे हैं नॉन फाइलर्स के पीछे जाने के लिए हमें इन गाड़ियों की ज़रूरत है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक जानिब हम खर्चे बचाने की बातें करें, लेकिन दूसरी जानिब खुले हाथ से खर्चे शुरू हो रहे हैं। देखिए, गाड़ियों की बात ही आपने आखिर में की तो वहीं से शुरू कर देते हैं। कायमा कमेटी की जो कल मीटिंग हुई थी, जिसमें आप देखें सलीम मांडवीवाला जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के भी रहे हैं, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा जी आप बताएं, इससे पहले क्या टैक्स कलेक्ट करने के लिए आप साइकिल पे जाया करते थे? तो बाकायदा एक फ़्लीट मौजूद है और इसकी ज़रूरत कतई तौर पे नहीं थी। लेकिन सच्ची बात है, अब जो ख़बरें जिस तरीके से आ रही हैं कि ये आपने किस तरीके से हिसाब लगाया कि जी 60 लाख रुपए की एक गाड़ी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ आपने मायदा किया। आम तौर पे तो आमना होता है कि छोटे से छोटे हुकूमत की ख़रीदारी के लिए टेंडर किया जाता है बाकायदा, और इसके लिए कोटेशन ली जाती है, फिर फैसले किए जाते हैं। तो इससे तो बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह फैसल वाडा भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि एक प्लान किया गया था किस तरह कमीशन खाई जाएगी, किस तरह पैसा उड़ाया जाएगा। मतलब 6 अरब रुपया बैठे बिठाए आप खर्च कर रहे हैं, जबकि शॉर्टफॉल का आपको सामना है। मेरा ख्याल है ये इतना शदीद दबाव आएगा कि अब जिस तरीके से कामा कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया है कि जी डील को कैंसिल किया जाए, वाडा साहब कहते हैं मैं FI में ले जाऊँगा, तो लगता नहीं इतनी आसानी के साथ हो सके। हाँ, वो दबाव डाल रहे हैं FBR वाले कि हम ऑर्डर कर चुके हैं। भाई आप ऑर्डर कर चुके हैं तो ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा। अब असल बात आप ना देखें जो आप सवाल कर रही हैं, देखें ये तो FBR के मामला तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब ये है कि जी IMF के साथ जो प्रोग्राम शेयर किया, मेरी इत्तला ये है कि कैसे पूरा करेंगे। मेरी बजट तो शायद नहीं आएगा और ये मैनेज कर लेंगे। अभी देखें, अब ये कहा जा रहा है कि जी जिस तरीके से इन्होंने दिसंबर का जो शॉर्टफॉल था ना, उन्होंने 70 रुपया एडिशनल टैक्स लगा के बैंकों से वसूल कर लिया। इस तरह वो कह रहे हैं कि 60,000 नए जो टैक्स पेयर हमने तलाश किए हैं और जो इतने पोटेंशियल टैक्स पेयर हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि फ़ी आदमी, फ़ी ग्रुप जो है ना, वो 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो है ना वो उनका रेवेन्यू आता है उनका, तो उनसे आसानी के साथ हम ये हासिल कर सकते हैं। अब सवाल तो यही है ना कि जी आप 40% आपने रेवेन्यू का अदाफ क्यों बढ़ा के रखा था? अनरियलिस्टिक था, पहले ठीक रखना चाहिए था। लेकिन क्योंकि IMF ने कहा था कि जी आप का बजट का खसारा इतना बढ़ गया है, जब तक आप 40% इंक्रीज़ पिछले साल के मुकाबले में नहीं करते, आप कूप अप नहीं कर सकते। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हुकूमत इसको मैनेज कर लेगी, लेकिन असल सवाल ये है कि एक दफ़ा फिर ये दबाव आप पे भी, मुझ पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। ये जो आपके सैलरी क्लास है, ये पहले ही 45-50 कह रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगे। और आखिरी बात हमने जो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अकमल साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? हम ही बनेंगे। मैं उनसे पहले वो ऐड कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी अकमल साहब। ये गाड़ियों के हवाले से जो मैं आपको थोड़ा सा एड ऑन ये करना चाह रहा था कि एक तरफ तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन आप अगर FBR के इंटरनल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करें ना, तो लास्ट टाइम 20 साल पहले FBR के लिए गाड़ियां परचेज की गई थी जो ऑफिसर्स के लिए हैं, और ये 1300 सीसी की गाड़ी है। ये मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, 1300 सीसी की जो है ये गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। और यहाँ पे कराची का जो टैक्स ऑफिस है, जो सेंट्रल टैक्स ऑफिस है सिंध असेंबली के पास, वहां पे आप जाके हाल देखें, वहां पे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर लेवल के लोग इस तरह के मतलब पोसीदा किस्म की बिल्डिंग में रह रहे हैं कि आप जो है वो अंदाजा नहीं कर सकते। तो एक तरफ अगर आप प्रोडक्टिविटी चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर उनको 1300 सीसी की गाड़ी दे दी भी जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई हरज है। आखिर वो भी सोसाइटी के लोग हैं। एक तरफ देखें ना, हमारे ये जो नॉर्मल असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये जो जिले इंतजामिया के साथ काम कर रहे, तो उनको प्राडो और कौन कौन सी गाड़ियां उनके पास होती हैं, प्रोटोकॉल में उनके साथ 6 मोबाइलें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ जो है वो फैसल वाडा साहब को ये तो नजर आ गया कि ये FBR में जो है ना वो सही है, प्रोसेस में जो है ना वो करप्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन गाड़ियां देने के हवाले से मैं बात करूं तो एक तरफ पंजाब असेंबली में जो है ना वो तनख्वाहें बढ़ रही हैं, सिर्फ पंजाब असेंबली में नहीं, सिंध असेंबली में भी अब अरकान की तनख्वाहें बढ़ने के हवाले से कहा जा रहा है। देखिए हम ना इसमें जो कैच है ना, देखिए अकमल साहब की बात अपनी जगह पे, लेकिन सवाल तो यही है ना कि जब आपके मुश्किल हालात हों, आपने किसी शख्स के पैसे देने हो, फ़र्ज़ करें 2000 देना हो, इतनी छोटी अमाउंट है, मैं मिसाल दे रहा हूँ हम ना, आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या 2000 फौरी तौर पे आप अदालत में भी चले जाएं तो यही कहते हैं कि जी ठीक है 100 रुपया 200 रुपया 400 रुपया लेके आप इस तरह कर लें। आप मुझे बताएं, आपको ज़रूरत भी है तो 1010 गाड़ियाँ वन गो में आप मंगवा रहे हैं
और फिर इतने गलत तरीके से मंगवा रहे हैं कि लोगों को शकूक पैदा हो रहे हैं। आप देखें वो तो कंटिन्यूस एक्सपेंस है ना। नहीं, तनख्वाहें की बात नहीं अकमल साहब, देखें अकमल साहब, दयानतदारी की बात करनी चाहिए। देखें सवाल इस वक्त यह है कि क्या इससे पहले आप मुझे इतना बता दें, इससे पहले कि क्या मामलात एफबीआर के रुके हुए थे? क्या एफबीआर टोटली अनअवेल था कि वो इन गाड़ियों के बगैर अपने टैक्स के अदा पूरे नहीं कर सकता था? सवाल ये है कि आपकी अगर ज़रूरत है, फर्ज कर लें तो आपकी ज़रूरत भी है, तो आप इसको पूरा करने का एक मेथड टू द नहीं करेंगे तो करप्शन करेंगे कि आप थोड़ी करें ताकि आपका वो अपने खराजात भी कहां से नहीं, करप्शन तो वो अकमल साहब, करप्शन तो वो पहले दिन से ही हो रही है। करप्शन तो आप रोक नहीं सकते, वो तो जब तक कि आप इस मुल्क में कोई फायर नहीं लगाएंगे, लोगों को करप्ट प्रैक्टिस खत्म नहीं होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि करप्शन हो रही है तो गाड़ियां लेके दें। देखिए हम ना, असल बात यह है कि एफबीआर खुद मानता है इस बात को कि 4,000 रुपये का सेल टैक्स में रेवेन्यू की चोरी हो रही है। सेल टैक्स में 4,000 और 4 ट्रिलियन की चोरी हो रही है। भाई अगर आप उसको आधा ही करके रोक लें तो आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि आप कंट्रोवर्शियल फैसले क्यों करते हैं कि पब्लिक में जाके आपकी जिसको कहें रुसवाई हो। जो तरीका हो सकता है वो करके आप मैनेज करें चीज़ें और उस तरीके से अपना रेवेन्यू पूरा करने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, हम अपनी अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब पॉलिटिकल एरिना पे हम बात कर रहे थे कि इस वक्त हमें एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है सियासी तौर पर। उस सिलसिले में हम देख रहे थे कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात, यानी अपोजिशन की पार्टी पीटीआई, उनके मुज़ाकरात चल रहे थे। 3 सेशन भी हुए, तहरीरी तौर पर मुतालबात भी रखे गए। लेकिन आज ये खबर आई कि बानी पीटीआई की जानिब से इन मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि उनका एक जो मुतालबा था जुडिशल कमीशन का क़याम 26 नवंबर और साथ ही साथ 9 मई के वाक़यात के हवाले से लेकर, उस मुतालबे को पूरा नहीं किया गया। 3 जजेस पर मुश्तमिल अगर वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाता तो फिर मामला आगे बढ़ जाते, लेकिन अब उनकी जानिब से ये कॉल ऑफ कर दिए गए हैं। इसके क्या असरात होंगे और क्या दोबारा पीटीआई मुज़ाकरात की जानिब जाएगी? अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं, हुकूमत क्या कर सकती है इस सिलसिले में? इसी पर तज्जिया लेते हैं एहतशाम साहब से ही। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं आज? अब ना एक वजह तो बड़ी मैं आपको बता देता हूँ क्या हुई है कॉल ऑफ करने की। देखिए जिस तरीके से बातचीत हो रही थी और हुकूमत ने इनको ये कहा था कि जब आप तहरीरी तौर पे लिख के देंगे मुतालबात तो और 7 दिन के बाद हम आपको जवाब देंगे। उसके बाद हुकूमत ने ये कहा था कि आप ये ज़हन में रखिएगा कि चीफ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर ऑन रिकॉर्ड हैं। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने बात की है कि 9 मई में हमारे लोग इन्वॉल्व थे, वो भटक गए थे, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किया। तो हुकूमत कहती है कि अगर फ़र्ज़ करें कमीशन बन भी जाता है तो ये हम उसमें ये लेके जाएंगे। TOR में सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपका CM एक ज़िम्मेदार रहनुमा जो आपकी पार्टी का वो एक्सेप्ट कर रहा है कि 9 मई में हमारे लोग इन्वॉल्व थे। अब ना ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने बात कह दी है। अब अंदर से तलात यह है ना कि सारे अननब है। इस वक्त PTI की क़यादत को समझ नहीं आ रही कि अली अमीन गंडापुर ने बयान क्यों दिया। ये वही बयान है जिस तरह का बयान आपने देखे वो इनके वज़ीर ने दिया था असेंबली में बैठ के कि जी PI के लोग जो है जाली उनके पास वो हैं लाइसेंस। तो अब सवाल ये है कि इस स्टेज पे आपको एक ये बात है। दूसरी बात है हमने देखें, अब अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे बातचीत से ही मामला आगे जाएगा ना, अगर आप टाइम लाइन दे के डेडलाइन दे के आप कहेंगे कि हमें बातचीत, देखें आप बार बार ये कह रहे थे कि हमें उम्मीदें हैं, यानी गौर खान साहब भी बाकी सारे लोग कह रहे थे कि जी बातचीत नहीं, एक फैक्टर ये हो सकता है वैसे जुडिशल कमीशन के क़याम में रुकावट क्या थी? अगर कायम कर दिया जाता तो शायद मामला तो देखें 2 रुकावटें, ये अच्छा सवाल है। अब ना अच्छा सवाल है आपका। देखें हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत ये कहती है कि जी जुडिशल कमीशन तब बनता है जब कोई एक्चुअल हैपनिंग के बाद कोई फैसला ना हुआ। वो कहते हैं FIR दर्ज हुई हैं, केसेस लोगों पे चल रहे हैं, गवाह आ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कई लोगों को इस हवाले से सज़ा हो गई है, जो मिलिट्री कोर्ट में थे कईयों की सज़ा पूरी हुई, कईयों की माफ़ हुई, उनको छोड़ दिया गया। स्पेशल आपने देखे आर्मी चीफ ने उनकी सज़ाएँ भी माफ़ कर दी। तो वो कहते हैं कि इसलिए कमीशन बनाने की ज़रूरत तो तब होती ना कि ये इनकी FIR नहीं होती और उनके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इन पर कार्रवाई ना हो रही होती, लिहाजा वो कहते हैं नहीं बन सकता। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये मान लिया जाए कि हुकूमत जो है ना वो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करती है इनको, इन बातों को, वो कहते हैं जी हम कमीशन बनाते हैं, लेकिन आमना फिर वही बात आ जाती है कि क्या ये गिव एंड टेक के बगैर हो सकता है? बार बार एक बात आ रही है कि सोशल मीडिया को देख लें और जिस तरीके से आप मीडिया पे आके अदारों को आप ललकार रहे हैं, आर्मी चीफ को आप ललकार रहे हैं, हर रोज़ एक नया बयान दे देते हैं। मेरा तो अपना ख्याल है ये मुज़ाकरात को खुद ही हमने जिसको कत्ल कर रहे हैं ये। देखिए अब तक इनको ये लग रहा है कि फौरी तौर पे कुछ चीज़ें हो जाए। पाकिस्तान की सियासी तारीख दुनिया की अब आपको लगता है वैसे अब हुकूमत दोबारा मुज़ाकरात की जानिब जाएगी अगर आगे चल के फिर दोबारा ये ऑफर रखी जाती है तो?
देखें आमना जब तारीख लिखने वाला होगा वो डेफिनेटली कहेगा भले किसी की नीयत कुछ और हो। वो तो यही बात लिखी जाएगी कि जो इस वक्त ये बार बार बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र सियासी तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं भाई हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बैठ गए हैं, रास्ता को निकलेगा। आप मुझे बताएं आमना, ये तो नहीं हो सकता कि अभी बीच में आके कह जी नहीं एक शर्त लगा दी, कमीशन बनाए, अदरवाइज हम उठ के जा रहे हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है कि ये जो रिएक्शन आता है ये इससे इनको नुकसान होता है। जी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमें जो देख रहे हैं कि सियासी इससे काम की ज़रूरत है, उसमें जल्द ऐसे नाजरीन वो बड़े मामलात ख़राब कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और इस वक्त मुल्क को हम वही बात कहेंगे कि अगर आपने माशी तौर पर मजबूत रखना है, माशी तौर पर अगर हमने राइट समत की जानिब जाना है, तो उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, उसमें अपोजिशन की पार्टियां, उनको भी बैठकर सोचना होगा, इस पर बात करनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी विद अ न्यू गेस्ट, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात केस से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। मामला फुल कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। पूछा, क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? हामिद खान ने जवाब दिया कि दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता। जुडिशल पावर पूरी सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ की गई है। इंतज़ामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। कुछ जजेस के इख्तियारात कम और कुछ के ज़्यादा हों, ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि लगता है इस मामले पर कन्फ्यूजन है। माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था, अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कि अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की, शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बेंच इख्तियारात केस मुकर्रर ना होने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। इस मामले पर हम बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब ज्वाइन किया है राजा खालिद साहब ने, माहिर कानून है, उनसे कानूनी तौर पर मामलत लेके, लेकिन मैं पहले इस मामले को डिस्कस करना चाहूँगी। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये क्या मामला आ रहे हैं जो बार बार उठाया जा रहा है कि जी किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाते हैं? ये सवाल तो उठेंगे। 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि कुछ शायद तवाज़ुन बिगड़ गया, लेकिन मामला बहुत पेचीदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस के ये रिमार्क्स आना कैसे देख रहे हैं आप? अपना तवाज़न किस हद तक बिगड़ा है, किस हद तक ठीक हो सकता है, ये तो मेरा ख्याल है देखने वाली बात है। लेकिन असल मसला जो दरपेश है वो वाज़े तौर पे है कि ये रेगुलर बेंच और आइनी बेंच के दरमियान इख्तलाफात जो हैं भरपूर तरीके से सामने आ गए हैं। और ये जो आप सही कह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद नहीं आए हैं, वे सार्ट आउट होते हैं नहीं होते, 27वीं तरमीम आएगी कि नहीं आएगी, प्रोसेस में ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का सामना हुकूमत को, अदलिया को है, वो कैसे पूरा होगा, कैसे ठीक होगा। देखिए हम ना हामिद खान साहब जो PTI के, उनको अहमद कुरैशी मुकर्रर करके अदलिया को माविन और उनसे राय ली गई। मैं जज अपना वकील नहीं हूँ, मेरा ख्याल है राय साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का पता है हमना कि देखिए एग्जेक्टिव की अथॉरिटी भले उस तरह की नहीं है, लेकिन एग्जेक्टिव का रोल अपनी जगह है। देखिए जेफरसोनियन डेमोक्रेसी अमेरिका में भी देख लें ऐसे ही है, वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी आप देख लें बरतानिया में, आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में भी है कि एग्जेक्टिव का अपना रोल है। इससे पहले हमारे यहाँ तो बड़ा भरपूर रोल होता था। इफ्तिखार चौधरी के साथ ज़माने में आपने देखा एक कमेटी, बाकायदा हाउस की कमेटी भी होती थी, पार्लिमानी कमेटी, उसके साथ जजेस कमेटी बैठ के तो फैसले किया करते थे कि इन जजों को लगाना है, किनको नहीं लगाना। बड़े बड़े फैसले होते थे, जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते थे। आपकी जाने बातें राजा खालिद साहब, ये क्या अब ये कानूनी पेचीदगियाँ नज़र आ रही हैं इस केस में? ख़ास तौर पे जो ये कहा जा रहा है कि भी अब वही वाली बात आ रही थी कि जी इख्तियारात हमने देखने हैं कि कौन ये जजेस के बेंचेस बनाएगा, किसने देखना है। आपको इसमें कानूनी पेचीदगियाँ क्या नज़र आ रही है और इस मसले का हल क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, बात ये है कि मेरे ख्याल में ये जो कहा जाता है ना कि एग्जीक्यूटिव ने बेंचेस बनाने हैं, ये बात कतन गलत है। एग्जीक्यूटिव कौन सी एग्जीक्यूटिव का मतलब ये लिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो इस मुल्क को रन कर रही है उसने बेंचेस नहीं बनाने होते। ये बात मेरी समझ से बाला है कि एग्जीक्यूटिव का लफ्ज कैसे इस्तेमाल किया गया। होता ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी एनेक्टमेंट के बाद जजेस की एक कमेटी तश्कील दी गई जो कंप्राइज करती है सीनियर 3 जजेस पे, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब हैं। इन्होंने बेंचेस बनाने हैं जो रेगुलर बेंचेस हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट बात है
जो रेगुलर केसेस की समाअत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो जाएगा ऑटोमेटिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अच्छा राज साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इस कदर बिकरिंग हो गई है, इस कदर मेरा ख्याल है मूड लोगों के ख़राब हैं सब जगहों पे। अभी आप मुझे बताइए कि मंसूर अली शाह साहब यहाँ तक कह गए हैं कि जी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है ना, इस पर भी हम तौहीन अदालत लगा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, ये इस तरह की अगर बातें होंगी तो फिर तो ये मामला बहुत ख़राबी की तरफ जाएगा। मैं थोड़ा सा पहले ही बात में, आपकी बात में भी और आमना की बात में थोड़ा सा एडिशन कर दूं और इस गलतफहमी को दूर कर दूं कि एग्जेक्टिव ने बेंचेस बनाने हैं। आज भी अहमद खान साहब सीनियर वकील हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि कौन सी एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव के मानी तो ये लिए जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ने बेंचेस नहीं बनाने होते, बल्कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आपको अच्छी तरह से आप जानते हैं माशाल्लाह कोना मश्क साफी हैं, तो के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की इनेक्टमेंट के बाद ये अख्तियार दे दिया गया था 3 जजेस को, जो सीनियर 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कि वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और केसेस की मार्किंग करेंगे। सो मोटो नोटिस भी उन्हीं के कहने पे लिया जाएगा। उस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद फिर ये 26वीं तरमीम आ गई, तो अब उस कमेटी का ये रोल रह गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर बेंचेस के केसेस हैं तो वो उन्होंने मार्क करने हैं, और साथ ये है कि बेंचेस उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूट करने हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो ऑटोमेटिकली कोई भी केस है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या जिसमें कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा किसके पास, के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो हेड हैं वो उसे देखेंगे कि उसकी समाअत 2 जजेस करते हैं, 3 करते हैं, 5 करते हैं या 8 करते हैं, जिस तरह भी है। इस केस का जो है, जो इस वक्त अंडर क्वेश्चन है, जिसे डिस्कस किया जा रहा है, इसमें हुआ ये कि थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि इनएडवर्टेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द एडिशनल रजिस्ट्रार, लेकिन दैट कैन बी टेकन एज अ बोनाफाइड मिस्टेक कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक केस था, जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस होना था, वो केस मार्क कर दिया, इस बेंच को भिजवा दिया जिसे हेड कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब। अब वो गलती से चला गया, उस पे उन्होंने नोटिस ले लिया, यानी नोटिस दे दिया, बल्कि कॉग्निजेंस ले लिया। अब जो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास गलती से केस आ गया, इससे पहले भी आपके पास केसेस आते रहे, आप उन्हें रिटर्न करते रहे कि हमारे डोमेन, हमारे परव्यू या हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है, उधर भिजवा दीजिए। लेकिन इस केस पे आपने हियरिंग शुरू कर दी, यानी आप कह रहे हैं कि ये आईनी मामला ही था। जी आईनी मामला था, इसलिए आईनी था। और दूसरा राजा साहब 3 केसेस मुझे अच्छी तरह याद है, 3 केसेस वो थे जो इन्होंने अपना मंसूर अली शाह साहब ने वापस किए थे कि ये तो जाने चाहिए, आईनी कमेटी में जाने, आईनी बेंच में जाने चाहिए। ये सिर्फ एक डिप्टी रजिस्ट्रार वाला मामला लेके बैठ गए वो। शाह साहब को भी अच्छी तरह से पता है, उन्होंने फिर जी जब डिपार्टमेंट को एहसास हुआ कि ये गलती से केस चला गया, तो उन्होंने वो केस वापस ले लिया और इन्होंने उस पर नोटिस लिया जी कि हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करते हैं एडिशनल रजिस्ट्रार को कि केस हमसे विड्रा क्यों किया गया, हमें बताए बगैर। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जब केस विड्रा हो रहा था उससे पहले फिर जजेस कमेटी बैठी और उन्होंने मंसूर अली शाह साहब से भी रब्ता किया कि आप आ जाएं, हमने इस केस को, ज़ाहिर है ये गलती से आपके पास चला गया, ये मुतलका बेंच की तरफ भिजवाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं इस पे अपनी राय दे चुका हूं, मेरा जुडिशियल ऑर्डर इस पे आ चुका है, तो मैं इस पे नहीं बैठता। तो फिर जाहिर है वो केस तो उधर इनके पास नहीं रह सकता था, यानी कानूनी और आईनी तौर पे, क्योंकि इनके डोमेन में नहीं आता, इनके अख्तियार सर। लेकिन गलती भी तो हुई ना, 1-2 हेयरिंग्स के बाद ख्याल आता है कि जी अब ये केस नहीं बनता। एक हेयरिंग के बाद आमिना उन्हें ख्याल आ गया, लेकिन देखें गलती हो जाती है, किसी कोई अदारा गलत कर लेता है, लेकिन आपको भी देखना चाहिए ना, था कोर्ट्स ये करती हैं, कोर्ट्स के लिए भी लॉ ये है कि जो मैटर आपके डोमेन में नहीं आता, आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, कर दिया जाता, बिल्कुल ठीक है, तो उसे आप देन एंड देयर रिटर्न करेंगे। ये लॉ है, इस पे बहुत सेटल लॉ है कि कोई रॉन्ग फोरम पे अगर बंदा कोई अपील पिटिशन लेके चला जाता है, उस जज का अख्तियार समाअत नहीं है। लेट्स सी के बाद जाके इस मामले का क्या बनता है। बिल्कुल ठीक है, आपने वो फोरम से रिटर्न करेंगे। थैंक यू सो मच। राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशामुल हक साहब मौजूद के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी अगली स्टोरी सामने रखेंगे।
वेलकम बैक। दुनिया में क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा आलमी चैलेंज बन चुका है और पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मामूल से 40% यानी 40% बारिशें कम होने की वजह से खुश्क साली का खदशा जाहिर किया है और इस सूरत हाल में जल्द बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मामूल से कम बारिशों का ये रुझान मज़ीद 4-5 माह बरकरार रहने का खदशा है। पाकिस्तान दुनिया में नाजरीन आबी किल्लत का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। आबी किल्लत के मसाइल मौसमियाती तग़य्युरात के ज़ेरे असर हर साल शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। मानसून सीज़न में अर्बन सैलाब की शक्ल में समंदर जो हम देख रहे हैं कि बुर्द हो जाता है और पानी ज़ख़ीरा कम करने की कम सलाहियत हमारे आबी ज़खायर की कमी की बड़ी वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पोठोहार के इलाके अटक, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भक्कर, लिया, मुल्तान, राजनपुर, बहावलपुर, बहावलनगर, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और डीजी खान में हल्की खुश्क साली देखी गई है। सिंध में घोटकी, जैकबाबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, सखर, खैरपुर, थरपारकर, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और कराची में भी इससे मिलते जुलते हालात हैं। बलूचिस्तान के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी खुश्क साली यानी ड्राउट का खदशा बताया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में हमें करना क्या है और किन इक़दामात से हम जो हैं वो अपने आप भी बढ़ा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद फैसल अली ने, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। बताइए कि ये अभी जो ये ड्राउट यानी खुश्क साली के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और कितना ये अलार्मिंग है। जी बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। देखिए आपने दुरुस्त निशानदेही फरमाई कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है और इसके असरात को पूरी दुनिया में महसूस भी किया जा रहा है और इससे डील करने के लिए मुनासिब लाहे अमल भी तजवीज़ भी किया जा रहा है और तरतीब भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है बड़ी शिद्दत से जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, बात यहाँ पे ये है कि आपने दूसरी चीज़ जो निशानदेही फरमाई कि ड्राउट्स का जो स्पेल है वो आगे एक्सपेक्टेड है। देखिए होना ये नहीं चाहिए कि अभी ड्राउट आ गया है और नेक्स्ट जो है वो इतनी देर ये प्रेवलेंट होगा तो इससे डील करना चाहिए। देखिए इस ज़मीन में अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसे ये प्रिडिक्ट करना चाहिए कि 1 साल पहले इसको प्रिडिक्ट करना चाहिए, 6 माह पहले, कम से कम 3 माह पहले इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना चाहिए था कि पाकिस्तान में वेदर पैटर्न क्या होने जा रहा है, कितनी रेनफॉल रिड्यूस होगी और इस रेनफॉल के रिड्यूस होने से क्या इम्पैक्ट होंगे। तो उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। इस ड्राउट के जो सबसे ज़्यादा वाज़े असरात और जो बड़ी शिद्दत से हमारी इकोनॉमी को मुतासर करते हैं वो एग्रीकल्चर में हमें नजर आते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारा 90% वाटर जो है वो यूज हो रहा होता है। देखिए आपने इस समर की भी निशानदेही फरमाई कि पाकिस्तान में आबी ज़खायर जो है वो कम हो रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में आबी ज़खायर किस शिद्दत से कम हो रहे हैं इसका अंदाजा तो इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि हमारी पर पर्सन जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 5000 क्यूबिक मीटर से कम होकर वो 1000 क्यूबिक मीटर रह गई है। और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान 2040 तक वाटर स्कार्स कंट्रीज में आ जाएगा। अब ये ड्राउट्स और इस तरह के जब स्पेल्स आएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में पानी की कमी है। जब पानी की अच्छा, सिंध में हम देख रहे हैं कि ड्राउट यानी ये खुश्क साली, ये रेनफॉल का हम जो शॉर्टेज देख रहे हैं, ये 52% सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर है। फिर अगर बलूचिस्तान देखें वो 45% वहाँ पर रेनफॉल डिक्रीज़ हुई है, पंजाब में 42%। तो ये अगर हम प्रोविंस वाइज भी देखें तो आप क्या रीज़न समझते हैं कि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर क्यों है यहाँ पर? अच्छा ये देखिए फाइंडिंग्स किस इसमें जिन अजला के आपने नाम लिए वो बहुत सारे का सारा जो है ना वो एरिड जोन है, यानी जिसे हम बारानी इलाका कहते हैं, जहाँ की सारी एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड कर रही होती है। अब रेनफॉल पे डिपेंड करने वाले इलाकों का अलमिया ये होता है कि वहाँ की सारी एग्रीकल्चर अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वो वहाँ पे उस तरह से नहीं ग्रो कर सकेगी और वो बहुत शिद्दत से मुतासर होंगे। मैदानी इलाकों के पास नहरी निज़ाम या अल्टरनेट सोर्सेज होते हैं, सोलर पे चलने वाले ट्यूबवेल्स और जो है यहाँ से ज़मीनी पानी के ज़खायर भी उनके पास मौजूद होते हैं जिनसे ज़मीनों को जो है वो सैराब किया जा सकता है। लेकिन बारानी इलाके में बारिशें ज़्यादा मुतासर करती हैं क्योंकि जितने अजला या जितने इलाकों की आपने निशानदेही की है ये सब के सब बारानी इलाके हैं। तो यहाँ पे जब बारिशें कम होंगी तो डेफिनेटली असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। बलूचिस्तान के इलाके इस
में, क्योंकि बलूचिस्तान में नहरी निज़ाम नहीं है उस तरह से, तो वो ज़्यादा मुतासिर होगा डेफिनेटली। ठीक, अभी आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह से हम कह रहे थे कि आबी ज़खायर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, फौरी तौर पर ये खुश्क साली से निपटने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं कि हम इन मामलात को बेहतर बना सकें? साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, पानी का सही इस्तेमाल। मैं चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को एजुकेट करें कि कहीं किस तरह से हम पानी को खुद भी इंडिविजुअली महफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसका आपने बहुत अच्छे जो है वो पॉइंट्स रेस किए हैं। देखिए, जब आपने पानी को मैनेज करना है, क्योंकि हालात तो हमारे सामने हैं कि मुस्तकबिल में जो है वो पानी का मसला बड़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार करने वाला है, तो इस सिलसिले में जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी उसमें तो आपको ये देखना होगा कि आप वाटर रिसोर्सेज जो है वो डेवलप करें। अब वाटर रिसोर्सेज डेवलप करने का मतलब होता है आप रेजरवायर्स पे तवज्जो दें, डैम्स पर तवज्जो दें, या आप अपना जो एफिशिएंट इरिगेशन के मेथड्स हैं उनको एक्सपेंड करें, किसी तरह से उनको फैलाएं। या एफिशिएंट इरिगेशन का मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर में पानी इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन या इस तरह के मेथड्स को यूज़ किया जाए जिससे पानी किसी हद तक सेव हो सके। सेकंड, मेरी मौक़िफ़ और राय हमेशा से ये रहती है कि एग्रीकल्चर में चूँकि हम जिम्मेदाराना इस्तेमाल नहीं कर रहे होते पानी का, तो ये जिम्मेदाराना इस्तेमाल तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इसकी इकोनॉमिक वाटर प्राइसिंग नहीं करेंगे। जब तक पानी की मुनासिब कीमत नहीं मुकर्रर की जाएगी जो होनी चाहिए, जो उसकी असल वर्थ के मुताबिक बनती है, तब तक पानी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल और जुडिशियस यूज जो है वो हमारी सोसाइटी में नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात, इससे डील करने के लिए एक तो आपको रिजर्वायर्स बढ़ाने हैं, दूसरा आपको फॉरेस्ट कवर बढ़ाना होगा अपना, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर जो है वो ऑलरेडी 4.9% है, ये कम से कम 25% होना चाहिए। एक तो हमारा फॉरेस्ट कवर कम है, दूसरा हमारा डिफॉरेस्टेशन रेट भी बहुत ज्यादा है। तो एक तो हमें डिफॉरेस्टेशन को फौरी तौर पर स्टॉप करना होगा। फॉरेस्टेशन को क्यों बढ़ाना जरूरी है? क्योंकि जब हम फॉरेस्टेशन को बढ़ाएंगे तो इससे जमीन की वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, जो सरफेस रन ऑफ है वो कम होगा। फिर इसके साथ साथ आपको जमीन की जो सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जो जमीन जो है वो पानी को होल्ड करके रखती है, उसको भी बढ़ाने पर तवज्जो देनी होगी, खुसूसी तौर पर एग्रीकल्चर में, जिसको टिलेज को कम करके किया जा सकता है, मल्चिंग के जरिए से किया जा सकता है, ऑर्गेनिक मैटर जमीन में अप्लाई करके किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और अहम पहलू है कि मजमूई तौर पर मुआशरे में जो है वो पानी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। जैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने कभी तवज्जो नहीं दी, तो इस वक्त पॉलिसी में या जितने भी इंटरवेंशंस या प्लान्स या इनिशिएटिव्स डिसाइड किए जाते हैं, वहाँ पे हमें ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि बिहेवियरल तरीकों से किस तरह से हम सोसाइटी को इस चीज़ की तरफ राग़िब कर सकते हैं, कैसे इनको लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर बिहेवियरल एस्पेक्ट पे काम ना किया गया तो बहुत सारी कोशिशों और इनिशिएटिव्स के बावजूद भी हम मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। सर, इसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि हम जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो जाएं, वो एजुकेट करें, कुछ इस तरह की वर्कशॉप्स हों जहाँ पे स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, ये हमारी जो यंग जनरेशन है वहाँ से ही ये बिहेवियर बनेगा कि वो पानी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने समझा कि ये जरूर होना चाहिए इस तरह के मामला, ऐसी कैंपेन हम जी डेफिनेटली यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के जाने की तो जरूरत ही नहीं है। स्कूल के टीचर्स ही काफी हैं जहाँ तक छोटे बच्चों को सिखाने की जरूरत है। माहौल दोस्त आदतें जो हैं वो कैसे डेवलप की जाएं, या कम से कम ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि हम जिस तरह के माहौलियाती मसाइल का शिकार हैं, कम से कम माहौलियात के ज़िमन में कोई एक चैप्टर या इस तरह की कोई एक स्पेसिफिक असाइनमेंट्स जो है वो स्कूल्स, कॉलेजेस और इनमें शामिल कर दी जाएं, जिनकी जो गर्ज़ो हयात है वो फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करने की तरफ हो, ताकि बच्चे खुद एक तो माहौल दोस्त आदतें अपनाएं, दूसरा जो है वो जिम्मेदाराना इस्तेमाल को भी समझें रिसोर्सेज के, जिसमें पानी सबसे अहम है। थैंक यू सो मच। एक और काम किया जा सकता है। जी जी प्लीज ऐड ऑन कीजिए। अच्छा, एक और चीज ये कि इसको ये तो हम बात कर रहे हैं ना स्कूलों की हद तक, तो ये तो चले एक आइंदा नस्ल की तरबियत की जा रही है। दूसरी बात इसमें जो अहम है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे इस चीज के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी और यूथ पाकिस्तान का बड़ा अहम हिस्सा है। ठीक है, तो सोसाइटी में आप बिहेवियरल एस्पेक्ट से बड़े पैमाने पर तब्दीली लेके आना चाहते हैं या बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को, तो आपको यूनिवर्सिटीज को फोकस करना होगा स्पेशली।
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद फैसल साथ मौजूद थे और इस एक अहम मसले के हवाले से, संगीन मसला जिसको हम अक्सर इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये आगे जाके कितना ख़तरनाक हमारे लिए, कितना अलार्मिंग है। और इसमें वही अगेन बात आ जाती है कि हम हर बात हुकूमत वक्त पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, हम हर बात दूसरों पे डालकर अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पीछे नहीं हट सकते। सो इनफरादी तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पानी का जो गलत इस्तेमाल है, पानी का जो ज़िया है, पानी को जो वेस्ट करना है उससे पीछे हटें और ऐसी आदतें अपनाएं जिससे पानी का जो सही तरह से उसे सेव कर सकें और साथ ही साथ ये जो आबी ज़खायर है उनमें हम अपने तौर पे अभी अपना एक हिस्सा डाल सकें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।